इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर की फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। भाई एक स्पेस का कुछ हिस्सा है, रीजन ऑफ स्पेस का मतलब है कि स्पेस का कुछ हिस्सा है, उसमें थ्रू आउट एक किनारे से दूसरे किनारे तक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो क्या उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो भाई इसका आंसर ये है कि भाई कि ऐसा रीजन जिस रीजन के अंदर थ्रू आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इस बात का प्रूफ ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इस इक्वेशन के जरिए, जिसको हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब चूंकि कहा जा रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी डेल्टा वी यानी चेंज इन पोटेंशियल वो क्या हो गया, जीरो। तो फिर जब हम इस इक्वेशन में डेल्टा वी की जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो सारे फैक्टर को जीरो कर देगा। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो फिर कंक्लूजन क्या निकला कि भाई ऐसा रीजन जिस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। कहते हैं कि सपोज करें कि आप एक पॉजिटिव जो पॉइंट चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो भाई इसका जवाब ये है कि दोनों चीजें यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों चीजें डिक्रीज होंगी। वो कैसे? अगर हम इस बात को प्रूफ के तौर पे लेना चाहें, इसको साबित करना चाहें, तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसमें के जो है कांस्टेंट है, इसको जब इक्वलिटी के साथ हम प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी E इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। इससे पता चल रहा है कि E जो है वो आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। तो इसमें से भी जब इक्वल और के को यानी कांस्टेंट को हम खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। तो इस तरह जो पोटेंशियल है वो है प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर के साथ। अच्छा, अब एक जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है उसका फील्ड देख लें। उसकी जो फील्ड लाइन होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। अच्छा, अब हमें ये कहा जा रहा है कि भाई आप उसमें से किसी एक लाइन को फॉलो करें। तो फॉलो करने का मतलब ये है कि हम जो पॉइंट चार्ज है उसके सेंटर से, उसके ओरिजिन से हम अवे जा रहे हैं, और अवे जब जाएंगे, रेडियली आउटवर्ड जब जाएंगे तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। अच्छा, अब आर की वैल्यू के इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल ये दोनों रेडियस यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आर, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हैं कि जब एक चीज जो बढ़ती है वो दूसरी कम होती है। तो अच्छा, अब आर चूंकि इंक्रीज हो रहा है तो फिर दोनों चीजें यानी इसका कंक्लूजन क्या निकला कि दोनों चीजें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कम होंगी, डिक्रीज होंगी। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक जो कैपेसिटर है उसकी कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो भाई इसका आंसर ये है कि एक डिवाइस होती है जिसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। उस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए हम एक कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। वो कैसे? ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें हम सारी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ एक डिस्क है जो कि ब्रॉस की बनी हुई है, जबकि उस डिस्क की दूसरे एंड पे 2 लीव्स हैं जिनको हम गोल्ड लीव्स कह रहे हैं। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये है कि कैपेसिटर जो होता है उसकी 2 प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट को आपने, पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें नहीं पता, बस एक प्लेट को आपने इस जो डिस्क है इसके साथ टच करना है। सो द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज ब्रॉट नियर द डिस्क ऑफ द गोल्ड लीफ। उस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो डिस्क है उसके करीब लाया जाता है
कैपेसिटर की प्लेट को। अच्छा, अगर तो ये जो नीचे हैं, ये जो दो लीव्स हैं, ये डाइवर्ज हो जाएं, यानी बाहर की तरफ खुल जाएं जैसे इस वक्त हैं, तो समझ लें कि जो प्लेट हमने उसके साथ टच की वो पॉजिटिवली चार्ज थी। लेकिन अगर ये कन्वर्ज हो जाएं, ये बाहर से अंदर की तरफ जो है वो सिकुड़ जाएं, सिमट जाएं, तो फिर इसका मतलब है, कन्वर्ज होने का मतलब है अंदर की तरफ मुड़ जाना, और डाइवर्ज का मतलब होता है बाहर फैल जाना। तो जब ये डाइवर्ज हो ये प्लेट्स, यानी बाहर की तरफ फैल जाएं, तो समझ लें कि ऊपर जो प्लेट थी वो पॉजिटिव थी। लेकिन अगर ये कन्वर्ज हो जाएं तो इसका मतलब है कि जो दूसरी प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस तरह हम गोल्ड लीफ को इस्तेमाल करते हुए कैपेसिटर की प्लेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फोर्स or forces on a positive point charge when placed between parallel plates, case A with similar and equal charges, case 2 with opposite and equal charges। भाई दो केसेस हैं, दोनों केसेस में दो प्लेट्स हैं हमारे पास। पहले केस में दोनों प्लेट्स के ऊपर एक जैसा चार्ज है, यानी पॉजिटिव है और इक्वल है, जबकि दूसरे केस में दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं, दोनों के ऊपर चार्ज तो इक्वल है लेकिन अपोजिट है। तो बताएं कि जब उन दोनों प्लेट्स के दरमियान हम एक चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स या फोर्सेस लग सकती हैं। सो ये हमारा सवाल है, लेट्स डिस्कस। जब एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को यानी Q को जब हम दो प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, केस A विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, जरा ये देख लें, दो प्लेट्स हैं, दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक जितना है। यहां पे हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को रखा है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है। अच्छा, अब मसला ये है कि दूसरी तरफ वाली भी पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल करेगी, ये भी रिपेल करेगी। तो इस तरह क्या होगा, टू इक्वल अनलाइक एंड अपोजिट फोर्सेस जो है उसके ऊपर लगेंगी, एक लेफ्ट से राइट वर्ड, दूसरी राइट से लेफ्ट वर्ड। तो ये दोनों लाइक हैं, सॉरी अनलाइक हैं, यानी एक अपोजिट हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों फोर्सेस जो हैं उनका जो सम होगा, जिसको हम नेट फोर्स कहेंगे, F प्लस माइनस F दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह पता चला है कि दो इक्वल और जो सेम चार्जेस वाली जो प्लेट्स होंगी उनके ऊपर, उनके दरमियान जब हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम यहां नेगेटिव चार्ज को रखते तो क्या होता, तो भी ऐसा ही होता। उस सूरत में दोनों प्लेट्स उसको अट्रैक्ट करती, तो तब भी दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगती है, और जब उनका हम नेट जो है वो रिजल्ट निकालते तो आंसर उस सूरत में 0 आता। केस 2 की तरफ चलते हैं, विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अब जो है दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज तो इक्वल है लेकिन अपोजिट है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव है। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो पॉजिटिव प्लेट है उस चार्ज को रिपेल करेगी, पॉजिटिव चार्ज को, जबकि जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे फोर्सेस, दो फोर्सेस लगेंगी और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए इसको हम लाइक कहेंगे, और इक्वल होंगी क्योंकि चार्ज इक्वल था, और पैरेलल होंगी। तो इस तरह जो नेट फोर्स होगी वो होगी F प्लस F, द आंसर विल बी इक्वल टू 2F। अच्छा, अब ये जो F है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और इसका फार्मूला होता है QE। तो इस तरह जो ओवरऑल जो हमारे पास फार्मूला बना वो है 2QE। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस। व्हाई? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उनकी नेचर है कि वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पे ये दो पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिए, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड हैं। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर थे तो इन दोनों के दरमियान कोई ये जीरो फील्ड लोकेशन नहीं थी, लेकिन जो ही हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो जो हम एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इनकी जो एक दूसरे के जो तरफ जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बेंड होना शुरू हो जाते हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। ये इसलिए कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाह रही। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी किसी एक जगह पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, और अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक जगह पे दो डायरेक्शंस हैं, और ये चीज जो है फिजिकली इम्पॉसिबल है। फिजिकली ये चीज जो है इम्पॉसिबल है। तो फिर इससे पता चला कि चूंकि एक वक्त में एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, लिहाजा एक जो लाइन ऑफ फोर्स है दूसरे लाइन ऑफ फोर्स को क्रॉस नहीं कर सकती। अच्छा, अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं।
ऐसा मोबाइल फोन के साथ भी होता है। यानी मोबाइल फोन में आप दो मोबाइल फोन ले लें, दोनों में डिफरेंट सिम कार्ड्स डाल लें, दो डिफरेंट कंपनीज की, दोनों के इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसको ऑन करके एक दूसरे के करीब रखें, तो आप फील करेंगे कि दोनों जो है वो डाटा को उस तरह से रिसीव नहीं कर पा रहे। यानी डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि आप दो डिफरेंट कंपनीज की जो मोबाइल फोन सिम्स हैं उनका जो डाटा पैकेज है या डाटा है उसको ऑन करें इंटरनेट का, तो आप देखेंगे कि आपको उस तरह से डाटा रिसीव नहीं हो रहा जिस तरह के अकेले की सूरत में होता है। सो दैट इज वाई कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ पॉइंट चार्ज q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? तो क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट चार्ज है q, उसका मास m है, उसको एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी लाइंस ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो उसको रखा जाता है या रिलीज किया जाता है, क्या उसकी जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी? द आंसर इज यस। उसकी जो मोशन है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। और रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन इनसाइड अ रेक्टेंगल। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, वो स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह की मोशन होगी लेकिन उसमें थोड़ा सा जिगजैग होगा, हल्का फुल्का सा, लेकिन रहेगी वो एक खास रेक्टेंगल के अंदर। यहां आप देख सकते हैं कि जो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस वाली हमने प्लेट्स ले ली, इसके ऊपर पॉजिटिव जबकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज Q जो है रखते हैं, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी और दोनों पैरेलल होंगी, लाइक होंगी और ऑपोजिट होंगी। ऑपोजिट इस सूरत में कि एक रिपेल कर रही है जबकि दूसरी अट्रैक्ट कर रही है। तो इस सूरत में ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट प्लेट टूवर्ड्स राइट प्लेट। अच्छा, अब चूंकि वो जो फील्ड है उसकी लाइंस ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में है और वो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं उसकी लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के करीब होंगी, कहीं दूर होंगी, तो फिर इस वजह से उसके ऊपर जो लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो भी कम या ज्यादा होंगी, लेकिन वो रहेगा इन दो लाइनों के दरमियान। ये जो टू like parallel forces will act upon this charge and it will move from positive to negative plate moving inside two lines, वो दो लाइंस के दरमियान रहेगा। अब अच्छा, अब इस दो लाइंस को के फिनोमेना को गौर से देख लें। ये दो लाइन है, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल पेश कर रही है ऐसे। तो वो जो चार्ज पार्टिकल है उन दो लाइंस के अंदर ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव कर सकता है या करेगा, ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से, फील्ड के नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से, लेकिन रहेगा उन दो लाइंस के अंदर ही। तो इस तरह जो उसकी मोशन है वो रेक्टिलिनियर होगी, यानी इनसाइड अ रेक्टेंगल। सो जो हमने ऊपर कहा कि भाई यस, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है और इट्स मोशन विल बी रेक्टिलिनियर। एंड रेक्टिलिनियर का एक और मतलब भी है वन साइडेड मोशन इनसाइड अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 7, is E necessarily zero inside a charged rubber balloon? If balloon is spherical, assume that charge is uniformly distributed over the surface. क्या ये जरूरी है कि एक चार्ज्ड रबर बलून जो है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेसेसरली जीरो, लाजमी तौर पे जीरो हो? अगर हमने चार्ज को उस बलून की सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हो, तो करेक्ट आंसर इज यस। E is necessarily zero inside a charged rubber balloon. एक जो चार्ज्ड रबर बलून होगा उसके अंदर E की वैल्यू लाजमी तौर पे जीरो होगी। और इसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये कि जो फ्लक्स होता है इनसाइड अ बलून, उसको हम ये जो है वो बलून ले लिया हमने, इसमें ये इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, अब इस बलून के अंदर हम एक और सरफेस ले रहे हैं जिसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं। गॉसियन सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसमें हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये गॉसियन सरफेस चूंकि इनसाइड दैट बलून है, तो इसका जो रेडियस होगा वो बलून के रेडियस से थोड़ा कम होगा। यानी इसका रेडियस अगर r प्राइम है तो बलून का रेडियस r है, तो ये r प्राइम इज लेस देन r। अच्छा, अब फ्लक्स को कैलकुलेट करने के दो फार्मूले हैं हमारे पास। एक तो ये गॉसेस लॉ वाला phi E is equal to Q over epsilon 0, जबकि दूसरा जो सिंपल फार्मूला है phi E is the product of electric field and area। इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर कर लें तो क्या बनेगा? EA is equal to Q over epsilon 0। अच्छा, अब एरिया को दूसरी तरफ भेज दें
तो ये एप्सिलॉन 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन गया, E इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन 0। अच्छा, अब जरा उस गॉसियन सरफेस को देखें। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज है तो वो बलून के ऊपर है, और वो भी बाहर वाली सरफेस पे यूनिफॉर्मली उसको स्प्रिंकल किया हुआ है, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस गॉसियन सरफेस में जिसमें हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो फिर इस तरह हमें पता चला कि चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज 0, दैट इज q इज इक्वल टू 0। तो फिर जब इस इक्वेशन में हम इस q की जगह 0 रखेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है उसको ओवरऑल 0 कर देगा। तो फिर e की वैल्यू क्या हुई, 0। तो पता ये चला कि अगर एक बलून की अपर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हो, तो ये बात लाजिम है कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। ऐसा हम कहीं कुछ जगहों पे हम इंटेंशनली भी करते हैं, जैसे कंप्यूटर की जो बॉक्स होती है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं ताकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूटर का अंदर का जो मशीनरी और उसका जो मैकेनिज्म है, उसके जो काम और उसके जो पार्ट्स हैं उनको इलेक्ट्रिकली कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे, और उसकी जो सरफेस है उसको पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट the total number of lines of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? क्या ये बात सही है कि जो गॉसेस लॉ है उसकी स्टेटमेंट ये है कि भाई टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में बाहर की तरफ जो निकल रही होती हैं वो प्रोपोर्शनल हैं टू द नेट पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। वो सरफेस के अंदर जो नेट पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली एक्यूरेट। यस, द स्टेटमेंट इज गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये है जी गॉसेस लॉ जिसको हम अप्लाई करते हैं किसी भी नॉन यूनिफॉर्म शेप के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये टोटल चार्ज है Q1, Q2, Q3 टू अप टू Q1। तो इसमें जब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ phi E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई विद द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये टोटल जो चार्ज है, ये जो टोटल सरफेस है इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो Q हो गया। अच्छा, इसमें जो 1 ओवर एप्सिलॉन 0 है वो कांस्टेंट होता है, और 1 और एप्सिलॉन 0 को और इस इक्वल को खत्म करेंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। तो इस तरह पता चला कि जो फ्लक्स है phi E that is equal to Q, and what is Q? The total charge enclosed in the surface, within the surface। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसके साथ जोड़ने लगे। तो ये जो phi E है ये क्या होता है, फ्लक्स। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी यहां से लेकर यहां तक, इज तक। और प्रोपोर्शनल ये हो गया प्रोपोर्शनल टू Q, एंड Q क्या है, टोटल चार्ज या नेट पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो इस तरह ये जो गॉसेस लॉ वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज किया तो ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट बन गई। तो फिर इस बेस पे हम कह रहे थे ये जो क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ की वो बिल्कुल ठीक है। सो phi E इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी फ्लक्स जो है वो टोटल जो चार्ज विद इन द सरफेस होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्किट के अंदर लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं या हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो फिर इसका मतलब यहां जरा क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए रुक जाएं कि इलेक्ट्रॉन्स हों या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हों, वो फ्लो किस सूरत में करेंगे, जब सर्किट क्लोज्ड होता है, यानी स्विच्ड ऑन होगा। सर्किट स्विच्ड ऑन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो यहां फिर जो वर्ड नहीं कहा हुआ वो है इन अ क्लोज्ड सर्किट, यानी जब हम सर्किट को स्विच्ड ऑन करते हैं। तो फिर सवाल है कि स्विच्ड ऑन सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस टर्मिनल की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो भाई जवाब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। यहां आप जरा देख लें, जब सर्किट ऑफ होगा यानी ओपन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक जाएंगे। जो ही सर्किट जो है उसको हम ऑन करते हैं,
रीजन मैं आपको जरा बता दूं, यहाँ मैं आपको फ्लो जो है चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो दिखा रहा हूँ। ये बैटरी है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो फिर वो बैटरी के किस टर्मिनल पे होंगे? नेगेटिव टर्मिनल पे। और नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या होता है? लो। अच्छा, जो ही हम स्विच ऑन किया, यहाँ आप स्विच ऑन करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से, ये जो ब्लू कलर की जो एरोज हैं ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए इस सर्किट में आप यहाँ लगा बल्ब जो है देख रहे हैं, जो ही स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। तो नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। यानी लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन की आदत है कि वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि लो पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज और हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेचुरली एक नेगेटिव पार्टिकल ने पॉजिटिव जो प्लेट है या पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसकी तरफ ही फ्लो करना होता है। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। अगर आपको इस दौरान कुछ कोई सवाल पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप हमें कमेंट्स में फीडबैक कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।